हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज अनुज और आज मेरे साथ हैं मिस्टर विनायक, प्रोडक्ट हेड सेंट्रिसिटी। एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, एआईएफ, जिसको हम बोलते हैं कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एक इन्वेस्टर के लिए वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो वो एक एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखता है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम यही देखेंगे, जब भी हम एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन से डेफिनेशंस हैं, एग्जैक्टली हमें इन्वेस्टर्स को क्या क्या बताना है। और सब सारे एआईएफ से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हम सारे कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एआईएफ डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसका कंपैरिजन भी देखेंगे पीएमएसएस और म्यूचुअल फंड्स के साथ। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक आइडियल एआईएफ्स कैसा होता है और कौन कौन से पोर्टफोलियोज, उसमें किस तरीके के पोर्टफोलियोज होते हैं। और लास्ट में हम उसकी टैक्सेशन की भी बात करेंगे। सो वेलकम सर, वेलकम टू सेंट्री शाला। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बहुत ही आसान शब्दों में आप बताइए कि एक इन्वेस्टर को एआईएफ्स हम क्या कहें कि उसको पूरा एआईएफ उसको समझ आ जाए एग्जैक्टली, बहुत ही शॉर्ट में हमें बताना कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट है क्या। Thank you, Anuj, for having me here. See, Alternative Investment Fund, AIF stands for Alternative Investment Fund. So as the name suggests, so it's a non-traditional kind of investment. That is why it is called Alternate Investment Fund. We are looking for alternate investments. Right. Alternate investment funds का अपने आप में 3 कैटेगराइजेशन है एज पर सेबी के हिसाब से जो रेगुलेशन है. And just to brief our investors, this alternate investment funds started in 2014. Okay. So after 2014 till today, they have come up a long journey. बहुत सारे funds हैं आज की डेट में. So अपने आप में alternate investment funds की 3 कैटेगराइजेशन होती हैं, CAT 1, CAT 2, CAT 3. Okay. तीनों का वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है अपने आप में. So स्टार्ट करते हैं CAT 1 से, which is least common. So most of the investments come in CAT 2, then CAT 3 and then CAT 1. But CAT 1 के अंदर जो investments, alternate investment funds होते हैं, usually they invest into infrastructure funds या फिर कोई बहुत ही early stage VC type of fund हो. Okay. तो seed capital kind of fund हो, तो वहाँ पे CAT 1 investment, उसको CAT 1 categorization Government projects, I think. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हो आप. तो वहाँ पे CAT 1, द AIF Alternate Investment Fund will be registered as CAT 1. Okay. So registered as SEBI के पास. सेबी के पास. तो बेसिकली जब जो भी AMC या जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर AIF लेकर आ रहा है, वो सेबी के पास जाता है, सेबी के पास अप्रूवल लेता है. सेबी के अप्रूवल के बाद ही उसको पता चलता है, वो बताता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा. तो उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन डिफाइन होती है कि वो फंड CAT 1 कहलाएगा, CAT 2 कहलाएगा या CAT 3 कहलाएगा. ओके. सो CAT 1 का हमने अभी बात करा. CAT 2 इज बेसिकली investments which are into illiquid assets, if I have to say. CAT 1 is also illiquid, but CAT 2 is illiquid in terms of, let's say अगर आप real estate fund कर रहे हैं या आप कोई private equity VC fund कर रहे हैं या आप कोई debt AIF कर रहे हैं, structured AIF कर रहे हैं, इन सब की categorization CAT 2 में आएंगी. Okay. These are all investments which are non-liquid. बेसिकली आप इनको कल मार्केट में जाके बेच नहीं सकते. सो इसी की वजह से CAT 1 और CAT 2 जो होते हैं, दे आर क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट्स, दे आर क्लोज एंडेड फंड्स. ओके. you won't see CAT 1 और CAT 2 AIF as open ended investments. उसका रीज़न यही है क्योंकि जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड नहीं है. इनमें HDFC बैंक, इन्फोसिस नहीं ले रखा है कि रोज़ का मार्केट प्राइस भी डिटरमाइन हो रहा है और आप उसको कल जाके मार्केट में बेच सकते हैं. तो CAT 1, CAT 2 AIF के अंदर illiquid इन्वेस्टमेंट्स होते हैं and that is why they have a close-ended structure. The close-ended AIFs can have a structure of 3.5 years, 4 years, 5 years as well. So वो जो भी फंड होगा वो पहले ही पता आपको लग जाएगा. हाँ, जब एज अ इन्वेस्टर अगर आप किसी भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले देखिए कि वो CAT 1 है, CAT 2 है या CAT 3 है. ठीक है. CAT 3 पे आते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन भी करूँगा. CAT 3 के अंदर यूजुअली क्या होता है, इट्स अ ओपन एंडेड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू एग्जिट लोड. ओके. और पहले ये क्लोज एंडेड भी होते थे, बट नाउ दे आर मोस्टली ओपन एंडेड नाउ.
इसके अंदर पब्लिक इक्विटीज, लिस्टेड इक्विटीज का कंपोनेंट मेजर है. सो बेसिकली जस्ट लाइक अ इक्विटी पीएमएस, दे आल्सो इन्वेस्ट इनटू लिस्टेड पब्लिक इक्विटी. तो मतलब जैसे हम पीएमएस के अंदर कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही कैट 3AF के अंदर, इक्विटी वाले कैट 3AF के अंदर ज़्यादातर आपका इन्वेस्टमेंट पब्लिक इक्विटीज़ में रहता है. कैट 3 के अंदर सिर्फ पब्लिक इक्विटी वाले AIF नहीं आ सकते, बहुत सारे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी भी आ सकती हैं जिसमें आप हेजिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं. सो डेरिवेटिव्स के लिए भी कैट 3AF यूज़ होगा. ठीक है. एंड पब्लिक इक्विटी के लिए भी यूज़ होगा. और अगर आप कोई ओपन एंडेड डेट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लेट्स से अगर आप कोई शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें भी आप कैट 3AF ले सकते हैं. जैसे कि लिक्विड प्लस काइंड ऑफ रिटर्न अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो AIFs भी कैट 3 होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, सब्जेक्ट टू एग्जिट रूट. एक जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग है, जैसे प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल जो फंड्स है, अगर किसी क्लाइंट को उनमें एक्सपोजर लेना है तो वो कैट 2AF में जाएगा. हाँ, 99% ऑफ ऑल प्राइवेट इक्विटी VC फंड्स विल बी द स्ट्रक्चर एज कैट 2AF. ठीक है. सो एक फंड मैनेजर किस तरीके से इनको स्ट्रक्चर करता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से, या कैसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज तो लाइक जैसे आपने बताया इलिक्विड है, या कंपनीज इलिक्विड इन द सेंस कि अभी इनका IPO नहीं है, मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, तो उस हिसाब से फिर ये किस तरीके से फंड मैनेजर. पहले तो अपन ये समझते हैं कि जो कैट 2AF है या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ये एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो है अपने आप में. इट इज़ नॉट अ रेगुलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, बिकॉज दीज आर मेंट फॉर HNI, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज, मिनिमम कमिटमेंट स्टैंड्स 1 करोड़. कई AIFs के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ भी होती हैं, बट एज पर रेगुलेशन मिनिमम इज 1 करोड़. जैसे PMS में 50 लाख होता है, यहाँ पे 1 करोड़ होता है. तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि अगर हम कैट 2, कैट 3 के अंदर, कैट 1 के अंदर कई जगह पे एग्जम्पशन है जहाँ पे आप 25 लाख का भी कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू फंड्स. बट मोस्टली अगर आप AIF कर रहे हैं तो आपका कमिटमेंट अमाउंट विल रिमेन 1 CR. अब आपका सवाल था प्राइवेट इक्विटी VC फंड्स के अंदर फंड मैनेजर स्ट्रक्चर कैसे करता है. कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो, पहली चीज़ तो ये समझनी है कि इट इज़ अ कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, इट इज़ अ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट रूट, इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल रूट ऑफ इन्वेस्टिंग. इसके अंदर फंड मैनेजर प्राइवेट इक्विटी VC के अंदर स्पेशली कैसे करते हैं कि दे लुक आउट फॉर डील्स. अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड है, लेट्स से मिड स्टेज ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, तो दे आर लुकिंग फॉर कंपनीज विच हैव क्रॉस्ड अर्ली स्टेज एंड विच आर अबाउट टू रीच अ प्री IPO और अ लेट स्टेज. हाँ, मिड स्टेज पे ग्रो कर रहे हैं. तो वो ऐसा नहीं होता है कि यूजुअली फंड मैनेजर के पास पूरा का पूरा पोर्टफोलियो तैयार होता है पहले दिन, ऐसा नहीं होता है. तो फंड मैनेजर यूजुअली इस फंड को लेकर आता है मार्केट में, अपना फिलॉसफी प्रोसेस समझाता है, बताता है कि मैं कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे कि प्राइवेट इक्विटी VC फंड है, तो कई जगह पे वो ये बोल सकता है कि मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जो EBITDA पॉजिटिव हो गई हैं, या जिनकी टॉप लाइन ग्रोथ इतनी है, जिनके कैश फ्लोज इतने स्टेबल हैं. So there are multiple parameters. Maybe they can also focus on a specific theme. Okay. Like they are focusing only on consumption. They are either focusing on technology. They are either focusing on D2C companies. So हर फंड मैनेजर का अपना एक स्ट्रैटेजी होगी कि वो किस सेक्टर में किस थीम पे प्ले करना चाहता है. लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही उसके पास सारी डील्स अवेलेबल होंगी. तो लेट्स से अगर उस फंड को 500 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करना है, तो व्हाट ही विल स्टार्ट डूइंग इज कि वो पहले देखेगा कि उसके पास डील सोर्सिंग कितनी है. अगर सपोज उसको लेट्स से आफ्टर, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 डील्स ही होती हैं आपका अंडर एक पोर्टफोलियो में. एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कई मतलब 10 से 15 ही आप लेके चलिए, और 10 से 15 तक को भी बिल्ड करने के लिए उनका एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है. तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आज क्लाइंट ने लेट्स से 1 करोड़ रुपए दे दिया और 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी पता है हमें कहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा. यूजुअली ऐसा नहीं होता. सो होता क्या है कि पहले फंड मैनेजर 1 या 2 डील्स फाइनल करता है. तो लेट्स से उसको समझ आ गया कि ये 2 डील्स के अंदर मेरा डिप्लॉयमेंट अगर 500 करोड़ का फंड है और उसने सोच रखा है कि मैं 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, तो मतलब लगभग 50 करोड़ रुपए एक कंपनी में लेके चलेगा. तो वो पहले अगर उसने 2 डील्स फाइनल करी और उसको समझ आ गया कि मेरे को 100 करोड़ रुपए रेज करना है, कि मेरे पास डिप्लॉयमेंट प्लान आ गया है, मेरी पाइपलाइन तैयार है 100 करोड़ के लिए, तो वो फंड मैनेजर सबसे पहले 100 करोड़ रुपए कॉल करेगा. लेट्स से कि अगर उसने 500 करोड़ का फंड रेज करना है और उसने सपोज 200 करोड़ का कमिटमेंट ले लिया,
200 करोड़ का कमिटमेंट मतलब कि उसने ऐसे क्लाइंट्स रख लिए हैं जहाँ पे 200 करोड़ का उसके पास आ गया है कि हम ओवरऑल क्लाइंट 200 करोड़ कमिट करेगा, तो वो क्लाइंट से 50% ड्रॉ डाउन मांग लेगा अच्छा, और 100 करोड़ रुपए जो क्लाइंट से मिलेगा उसको इन्वेस्ट कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले ये ड्रॉ डाउन भी एक छोटा सा बात बताओ। ड्रॉ डाउन का मतलब कि फंड मैनेजर जैसे जैसे उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वैसे वो ड्रॉ डाउन मांगता है। ड्रॉ डाउन मतलब कि अगर सपोज मैंने एक फंड को कमिट किया कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, सो कमिट इन द सेंस एक इन्वेस्टर ने आपको या तो हो सकता है इकट्ठा 1 करोड़ दे दिया हो, या हो सकता है कि ट्रांचेस में, लेकिन उसने ये बोल दिया कि मैं आपको इस फंड के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। दैट इज हिज कमिटमेंट। दैट इज हिज कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब कि मैंने 1 करोड़ लगाना है तो मैं 1 करोड़ लगाऊंगा। अब ड्रॉ डाउन का मतलब है कि मैं कब कब फंड मैनेजर मांगता है। ठीक है। तो ड्रॉ डाउन पीरियड कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 5%। कई बार फंड मैनेजर सिर्फ 5% मांगते हैं। तो मतलब अगर आपने 1 करोड़ कमिट किया तो आप पहली ट्रांच में सिर्फ 5 लाख दोगे। ठीक है। फिर जैसे जैसे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी वैसे वैसे वो ड्रॉ डाउन मांगता रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो हो सकता है अगर उसको डील्स मिल गई, क्योंकि यहाँ पे डील्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस वी आर टारगेटिंग इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, व्हाई शुड अ person should come to an alternate investment fund? See, it is a customized portfolio, it is a alternate investment route. Why do investors chase alternate investments? इसीलिए क्योंकि उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अगर उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेम ट्रेडिशनल एसेट्स जितना ही है, तो then why should they invest into alternate investment funds, which is a close-ended, wherein the ticket size is also once a year. So they usually do it for higher returns, Right. and with higher returns, a fund manager has to do a lot of due diligence, a lot of scrutiny on the deals, whether this deal is good or bad, because he knows that these are all illiquid investments. Right. In case he takes a wrong call, he might not able to exit. तो fund manager अपना अच्छा खासा टाइम लगाते हैं। कई बार इनका ड्रॉ डाउन पीरियड कैन गो अप टू 12 मंथ्स 18 मंथ्स। तो मतलब अगर एक क्लाइंट ने 1 करोड़ कमिट किया है तो वो 12-18 महीने तक पूरा 1 करोड़ रुपए देना होगा उसको। जरूरी नहीं है कि पहले ही देना होगा, वो भी डिपेंड करता है फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर उसको 6 महीने में मिल गई तो वो पूरा का पूरा अमाउंट 1 करोड़ 6 महीने में कॉल कर लेगा। सो ड्रॉ डाउन पीरियड इज एज एंड व्हेन द फंड मैनेजर विल आस्क। अगर ड्रॉ डाउन अमाउंट 1 करोड़ पे सपोज किसी ने 5% मांगा है तो दैट मीन्स 5 लाख है। हम जब भी किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, कोई फंड आता है हमसे, कोई डिस्कस करता है इन्वेस्टर, तो बोलते हैं कि हम पूछते हैं कि ड्रॉ डाउन पीरियड कितना है या ड्रॉ डाउन अमाउंट कितना है अभी, तो हमें एएमसी बताती है कि ड्रॉ डाउन अमाउंट 50% है। तो फिर अगर क्लाइंट ने 1 करोड़ कमिट किया तो हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि आपको अभी 50 लाख देना है, बाकी का 50 लाख मे बी 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ एज एंड व्हेन द फंड मैनेजर विल कॉल फॉर इट। सो फंड मैनेजर कॉल करता है, उसके बाद 15 से 20 दिन से 1 महीने का एक टाइम होता है, उसके अंदर आपको वो ड्रॉ डाउन अमाउंट फंड मैनेजर को देना होता है। सो व्हेनेवर द फंड मैनेजर कॉल्स फॉर इट, सो आपके फंड्स रेडी होने चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी कमिटमेंट 1 CR की दी करी हुई है। बिल्कुल ठीक है। सो ये तो थी बेसिक लाइक डेफिनेशंस कैट 1 कैट 2 कैट 3 एप्स की। अब एक सिंपल क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि आई मीन व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाई, मतलब एक इन्वेस्टर और एडवांटेजेस प्लस बेनिफिट्स इफ इन्वेस्टिंग इन एन एआईएफ, क्योंकि मेरे पास पीएमएसएस भी हैं, वहाँ पे भी मैं ऐसे कुछ कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियोज हैं जहाँ पे मैं हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करता हूँ। आई मीन सो फिर एज एन इन्वेस्टर मैं एक एआईएफ की तरफ क्यों जाऊँ, या क्या कुछ ऐसी अलग से एडवांटेजेस हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं उसमें जो मैं एआईएफ की तरफ देखूँ? बेनिफिट तो यही है, देखिए या हम एक इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं तो उसको क्या हम बताएं कि वो रेडी हो जाए इन्वेस्टमेंट? ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज हिज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स। सी अगर आज आपको एक अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या तो आप डायरेक्टली उसका शेयर खरीदिए। अगर आप उसका डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद रहे हैं या नहीं खरीद सकते हैं तो आप उस कंपनी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप पीएमएस के रूट में तो नहीं कर पाएंगे, आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर पाएंगे, तो आपको एआईएफ के थ्रू ही करना पड़ेगा। सिंस इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग, Indian economy is growing, there are a lot of unlisted good opportunities available into the market, and we have बहुत सारे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, एंड देयर इज लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज ऑन द अनलिस्टेड साइड। सो क्लाइंट जिनको लगता है कि मुझे अनलिस्टेड साइड में, D2C साइड में या कंजम्पशन में या मल्टीपल टेक साइड में इन्वेस्ट करना है अनलिस्टेड कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में दे आर ऑलरेडी डूइंग थ्रू म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस, तो उस सेंस में वो कहाँ करेंगे? दे हैव टू टेक अ एआईएफ रूट। तो पहली बात तो इट गोज डाउन टू द इन्वेस्टर्स रिटर्न एंड इन्वेस्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर किसी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी में, हेजिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटजी में पैसा लगाना चाहता है तो उसको एआईएफ में ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन और कोई रूट नहीं है ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, बाय रेगुलेशन एआईएफ्स विल कम इनटू द पिक्चर। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी
अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगह पे होनी है जहाँ पे AIF के रूट के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो AIF में जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये दिस इज़ द ओनली वे टू इन्वेस्ट। प्लस क्यों आप जाना चाहोगे, एक चीज़ तो है कि हम यहाँ पैसा लगाएं या वहाँ लगाएं, हम जब कहीं पे भी पैसा लगाना चाहते हैं, अगर हम एक ट्रेडिशनल एसेट से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हायर रिटर्न को टारगेट करें। प्लस हेयर द फंड मैनेजर इज मोर I would say in terms of a static portfolio, it is a more dynamic portfolio. फंड मैनेजर का ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। Right. So if fund managers are taking 10 calls in a AIF, then their risk appetite has also gone as compared to a mutual fund or a PMS where the holdings are maybe 25-30. So if they are doing 10 deals, their risk appetite has also gone, their due diligence has also gone, but definitely return expectation will also go up. And it's not like it's a very growing market. AIFs का अगर हम AUM का बात करें तो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास का AUM है। लास्ट जितना मैंने देखा है 1096, ऑलमोस्ट 1100 AIFs are registered. So that means कि they are doing fund managers through AIF route are doing a good job. Investors are finding this opportunity good. तभी हम 1100 AIF तक पहुँचे हैं and it's a number which is keep growing. And कई जगह डेट पे ऐसी डील्स होती हैं। हाँ, इक्विटी और डेट में वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो ये तो हमने प्राइवेट इक्विटी VC की बहुत सारी बात करी। अब कई जगह पे क्या होता है कि डेट AIFs भी होते हैं। अब डेट AIFs के अंदर क्या होता है कि आप वैसे तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और NCDs में भी कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे स्ट्रक्चर डील्स होती है जहाँ पे आपके पास वो डील्स पब्लिकली सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो सिंस इंडिया का क्रेडिट मार्केट भी इतना बूम पे, इट्स ऑल को रिलेटेड। वैसे तो अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इक्विटी मार्केट भी ग्रो करेगी, बेसिकली कैपिटल मार्केट ग्रो करेगी विच इज बोथ इक्विटी एंड डेट। इंडिया का आज की डेट में अगर हम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखें तो क्रेडिट इज ग्रोइंग अ लॉट विच इज एट ऑल टाइम हाई आई वुड से। So credit not only grows at retail level, credit also grows at institutional level. तो आज की डेट में अगर कंपनीज को बड़ा होना है तो उनको भी क्रेडिट चाहिए। Every company needs credit. So जब कई कंपनीज को क्रेडिट चाहिए होता है and they don't have traditional sources of like banks, mutual funds, other players जहाँ से वो borrowing कर सके, then they look out through AIF route as well. Okay. So most of these debt AIFs invest into companies for a specific purpose. हर debt AIF का अपना categorization है. Some debt AIFs will target returns from 12%, 13%, 14%, 16%. And it starts usually with a performing credit जहाँ पे companies perform कर रही हैं. Okay. कई जगह पे structured deals होती हैं जहाँ पे सपोज रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट करना है, हमें पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार चाहिए तो उसके लिए हम डील कर रहे हैं, या प्रमोटर को अपना बिजनेस के अंदर कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो करनी है, उसके लिए उसको पैसा बैंक से अदर सोर्सेज से नहीं मिल रहा है तो वो AIF के थ्रू रूट करेगा। तो फंड मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं? फंड मैनेजर्स भी ऐसी डील सोचते हैं, मतलब ढूंढते हैं और पता चल जाता है मार्केट में, बिकॉज इफ समबडी इज लुकिंग आउट फॉर फंड्स इट यूजुअली इज अवेलेबल इनटू द मार्केट। एंड फंड मैनेजर्स का वहाँ पे फिर रोल प्ले हो जाता है डेट AIF में, क्योंकि यहाँ पे आप इक्विटी नहीं, यहाँ पे आप पैसा उधार पे दे रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पैसा की क्या प्रोबेबिलिटी है वापस आने की। तो डेट जो मैनेजर्स हैं, डेट AIF जो मैनेज करते हैं, क्रेडिट AIF स्पेसिफिकली, दे डू अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस ऑन हाउ मच कवर वी हैव। हर किसी का अपना पैरामीटर होगा, आई विल नॉट गो मच इन डिटेल ऑन दिस पार्ट, बट हर किसी का अपना पैरामीटर होगा कि कोई ऐसी कंपनीज लेगा जिनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हाई है, कोई ऐसी कंपनीज लेगा जिसमें एटलीस्ट 3x 4x कोलेटरल कवर हो, कि लैंड का कवर हो या प्रमोटर के शेयर्स का कवर हो या प्रमोटर की पर्सनल गारंटी हो, या ऐसी ये भी एक पैरामीटर हो सकता है कि डेट टू EBITDA रेशो कितना हो। ये ना हो कि डेट टू EBITDA रेशो एक लिमिट के बियॉन्ड हो, सो दैट इट्स गेट्स डिफिकल्ट फॉर द promoter or the company where the fund manager is investing to repay the debt. Right. But there are a lot of funds on the debt side as well, starting from 12-13% to up to 21%. Okay. And usually these deals are structured for 3 years, 4 years, up to 5 years. So these are also categorized, since it will be Cat 2 AIF. Debt AIFs will be categorized as Cat 2 AIF. They are also close-ended. And the tenure starts from 3.5-4 years to 5, 6, 7 years as well. Right.
So during this period, usually investors get a coupon on a quarterly basis, depending upon 2.5 to 3%. Whatever the Or coupon rate there are some high yielding AIFs which are targeting 4.5-5% of coupon as well. But your principal amount remains invested till the maturity of the fund. So basically, it is a close-ended investment, but you get regular coupons on a quarterly basis. So you're talking about 20% quarterly coupons, maybe 20-21 around 20% annualized, but 4.5-5% amount of. So if you are getting around 20% from a CAT to debt AIF, so I think this is the answer to those all questions कि जो पूछते हैं कि यार मैं म्यूचुअल फंड्स में 18-19% कमा रहा हूँ, मेरा रिटर्न्स कमा रहा हूँ, मैं AIF क्यों करूँ? या मैं PMS, चलो PMS का तो हम छोड़ देते हैं, AIF की बात करें तो AIF में मैं क्यों जाऊँ, सिंस आई एम गेटिंग 18-20% रिटर्न्स एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो CAGR आ रहा है म्यूचुअल फंड्स का इतना ही आ रहा है. सी बिल्कुल, लेकिन हमें ये देखना होता है, सी डेट AIF का अपना एक रिस्क है, इक्विटी का रिस्क, मार्केट रिस्क बहुत है, सिस्टमैटिक रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी कंपनी भी खरीदी है लेकिन कल को किसी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से मार्केट गिर जाता है, ब्रॉडर मार्केट, तो आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, अच्छी कंपनी भी गिरेगी. दैट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, लेकिन जब वो गिरेगा तो जब तक मार्केट रिवाइव नहीं होगा तो रिटर्न नहीं बनेगा आपका. आपको ये देखना है कि जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में 16-17-18% इक्विटी देता है, वो लॉन्ग टर्म में देता है. 2-3 साल के अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आपको पैसा 16-18% का IRR या CAGR बनेगा कि नहीं बनेगा. लेकिन डेट AIF कैटेगरी के अंदर मार्केट का कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे. बेसिकली इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक डील्स. अगर एक प्रमोटर को या एक कंपनी को पैसा हमने 18 महीने के लिए दिया है, 16% या 18% पे दिया है, और उसको एक एंड ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है, वो एंड ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, वो प्रमोटर आपको पैसा वापस कर देगा, उससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं है. मार्केट का कोई लेना देना नहीं. सो और जो इक्विटी AIFs भी हैं, आई थिंक वहाँ पे भी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी होंगी? क्योंकि आपने, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि यू हैव वर्कड विद दीज अल्ट्रा HNIs और आप यहाँ भी अच्छे पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे हैं. सो इन ऐसे इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी आप समझते हैं कि वो कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है व्हेनेवर यू पिच AIFs टू देम? सी इक्विटी AIFs इंक्लूड्स बोथ अनलिस्टेड एंड लिस्टेड. अनलिस्टेड के अंदर जितना आप अर्ली स्टेज पे चले जाएंगे उतना आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन हायर हो जाएगा. कई AIFs ऐसे भी हैं जो ग्रॉस लेवल पे 35% IRR टारगेट करते हैं, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इनटू वेरी अर्ली स्टेज ऑफ कंपनीज. राइट. तो वहाँ पे उनका टेन्योर 10 साल होता है. अच्छा. तो फंड टेन्योर इज 10 years, बिकॉज 3-4 साल तो वो सिर्फ पैसा ड्रॉ डाउन करने में, जो हमने बात करी, उसमें लगा लेते हैं. तो 3 से 4 साल तो वो ड्रॉ डाउन करते हैं. अगर आपने 1 करोड़ कमिट किया तो वो 4 साल तो लगा देंगे 1 करोड़ आपसे लेने में, फिर उसको 5-6 साल ग्रो करने में लगेगा, और फिर 9 या 10 साल से वो एग्जिट लेना शुरू करेंगे. तो उस सेंस में जो बहुत अर्ली स्टेज लॉन्ग टेन्योर AIFs होते हैं, वहाँ पे तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट 30-35 होता है ग्रॉस लेवल पे. अगर आप नीचे आएंगे जैसे प्राइवेट इक्विटी, लेट स्टेज, प्री IPO काइंड ऑफ AIFs में आएंगे, तब आपका रिटर्न टारगेट यूजुअली विल बी अराउंड 25% ऑन अ ग्रॉस लेवल. सी हमें एक चीज़ ये ज़रूर देखनी है कि फंड मैनेजर अगर सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स ही दे पा रहा है म्यूचुअल फंड या PMS जितनी, या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की जितनी, सो इन्वेस्टर्स विल इन द लॉन्ग रन नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इनटू AIFs. And in public equity AIF also, how it is different from mutual fund and AIF. सी मैं आपको एक डिफरेंस और क्लियर कर देता हूँ म्यूचुअल फंड, PMS और AIF, बिकॉज हम बहुत बात कर रहे हैं. म्यूचुअल फंड इज अ प्रोडक्ट वेयर इन एन इन्वेस्टर कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम 1000 rupees at least, minimum 500,000 rupees to up to crores. There is no limit on the upside, but it is a retail product. Every investor, let's say a investor has put in 10,000 in a mutual fund, and another investor has put in 100 crores in the same mutual fund. They are on the same category. They are in the same category. They have the same holdings. The mutual fund has entirely same portfolio. Right. In PMS, it is a customized portfolio. It is a minimum 50 lakh required. If two clients have invested in same PMS at different dates, their portfolio can be different as well. Right. But in PMS, the investment is done on client's PAN. Clients back. There is no fund route. There is no fund route. ठीक है. In AIF, it is a customized portfolio similar to PMS. It is a concentrated portfolio usually with a minimum ticket size of 1 CR, but that is also happening through a fund route.
So the difference is just like mutual funds, So units are allotted. units are allotted just like mutual fund. Two clients, let's say a client has invested 1 crore in a AIF and another client has invested 10 crores in a AIF. Maybe इनका ड्रॉडाउन पीरियड होता है AIFs का और एक डेट होती है फर्स्ट क्लोज फाइनल क्लोज. तो अगर क्लाइंट का आपस में इन्वेस्टमेंट डेट का डिफरेंस 2-3 महीना भी है, लेकिन ये है तो एक फंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, सिंस फंड लेवल पे हो रहा है तो अंडरलाइंग होल्डिंग सब सेम है. किसी का डेट चेंज हो सकता है तो उससे थोड़ा बहुत रिटर्न एक्सपेक्टेशन में चेंज आ सकता है, बट अदरवाइज फंड विल जनरेट अ स्पेसिफिक रिटर्न एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हेन क्लाइंट हैज एंटर्ड इनटू द फंड थोड़ा बहुत रिटर्न में एक्सपेक्टेशन में फर्क रहेगा. अदरवाइज पूरा का पूरा अंडरलाइंग होल्डिंग इज सेम. There is no difference in the underlying holding. It is so AIF basically, if I have to categorize, it is a mix of mutual fund wherein the units are allotted, the portfolio is same, but it's a more dynamic, more actively managed, a portfolio which is managed by much more expertise than a mutual fund. सो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि दीज आर नॉट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. और एक इन्वेस्टर को भी ये बात समझनी पड़ेगी, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के जैसे कि अपने स्टार्टिंग में बोला, उसके अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी देख रहे हैं जिसमें वो अपना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ा पाएँ, इस हिसाब से तो वो उस तरीके से इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचे. जी पहले आप पूरा फंड का PPM पढ़िए, पूरा देखिए फंड का फिलॉसफी क्या है, फंड का प्रोसेस क्या है, फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो फंड इक्विटी AIF है, डेट AIF है. इक्विटी AIF है तो अनलिस्टेड है कि लिस्टेड AIF है, कि लॉन्ग शॉर्ट कोई स्ट्रैटेजी है. डेट AIF है तो डेट AIF के अंदर भी परफॉर्मिंग क्रेडिट है, स्ट्रक्चर क्रेडिट है, वेंचर डेट है. बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें अपने आप. सो एक इन्वेस्टर को भी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू. बट या आई थिंक द बेस्ट रूट फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इनटू अ AIF इज maybe he can take a reference or maybe he can discuss it with his distributor or advisor. तो एज अ सेंट्रिसिटी हम उनकी किस तरीके से हेल्प करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की? See, as I have told you, there are 1096 AIFs registered in India. Just like mutual funds, we can see there are hundreds of mutual funds available. But as a distributor, we do our due diligence. We can look at other parameters like करंट मार्केट सिनेरियो में कौन सा AIF कैसा कर सकता है. जैसे कि हम अगर कोई AIF को इवैल्यूएट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. यूजुअली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स रिपीट होते रहते हैं, तो किसी ने पहला फंड निकाला तो फिर सेम कैटेगरी में दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, तो आप उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हो कि उन्हें पहले वाले फंड में कितना रिटर्न टारगेट किया था, उन्होंने इन्वेस्टर्स को क्या कमिट किया था और कितना रिटर्न दिया. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि जो फंड मैनेजर्स हैं जो इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. बिफोर इवन दे स्टार्टेड, सी AIF बिजनेस स्टार्टेड इन 2014, बट उससे पहले वो क्या करते थे, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका खुद का बैकग्राउंड क्या है, हाउ मच मनी दे हैव मैनेज्ड, हाउ मच मार्केट साइकिल्स दे हैव सीन, एंड व्हाट इज द एंड में वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर इन्वेस्टर्स आर ऑन द सेम लाइन एज द फंड इज. हमें इन्वेस्टर्स को ये बताना ज़रूरी है कि ये फंड यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें इतना रिस्क है और इतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन है. ये सारी चीज़ें वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पास इट ऑन टू द क्लाइंट. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, टैक्सेशन. किस तरीके से कौन सी कैटेगरी की टैक्सेशन होती है इसमें? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अल्ट्रा HNIs जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, वो टैक्सेशन को लेके हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन्वेस्टर्स को कैसे इसके बारे में समझाएगा? जी पहली चीज़ मैं ब्रॉडली बताता हूँ. कैट 1 और कैट 2 AIF हैं, उनमें पास थ्रू स्टेटस होता है. पास थ्रू स्टेटस का मतलब ये है कि जो भी रिटर्न बनेगी उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो इन्वेस्टर पे करेगा अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से. ठीक है. या फिर अंडरलाइंग एसेट क्लास के लेवल पे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर प्राइवेट इक्विटी VC फंड है तो उसके अंदर अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन लगेगा. अगर कोई इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टर के टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे होगा. बट दोनों ही सूरतों में फंड टैक्स नहीं पे करेगा, इन्वेस्टर को खुद टैक्स पे करना है. ठीक है. सो ये कैटेगरी 1 और 2 में होगा. कैटेगरी 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल होगा. कैटेगरी 3 के लिए पास थ्रू स्टेटस नहीं है एज पर रेगुलेशन. दैट मीन्स कि फंड लेवल पे ही टैक्स लगता है. सपोज फंड की जो भी रिटर्न बनेगी before it goes back to the investors on maturity or when investors redeem their funds, that money
फंड पेज द टैक्स एंड देन पास इट ऑन टू द इन्वेस्टर। सो कैट 3 AIF के अंदर अगर किसी क्लाइंट ने 100 रुपया डाला और लेट्स से मैच्योरिटी पे 120 रुपया निकाला, तो 120 रुपया अभी तक की रेगुलेशन के हिसाब से उसका टैक्स फ्री है। उसको उस 20 रुपये पे टैक्स अपनी ITR में नहीं देना, दैट टैक्स इज ऑलरेडी पेड एट द फंड लेवल। ठीक है, सो 20 रुपया मिला है वो, उसको उस पे टैक्स नहीं देना है। 20 रुपया कैट 3 AIF में AMC कोई ने टैक्स, ऑलरेडी उस पे टैक्स फंड ने अपने आप उस पे टैक्स दे रखा है। लेकिन इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 तो फिर आपको वो टैक्सेबल इनकम आपकी में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, जहाँ पे कैट 1 और 2 के अंदर अगर कहीं पे इंटरेस्ट इनकम पे आउट हो रहा है तो उस पे कुछ TDS जरूर फंड काट के आपको देता है, बट अदर देन दैट आपके ऊपर है कि आपका जितना टैक्स ब्रैकेट आता है आपको उस पे बैलेंस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक थैंक यू विनायक। काफ़ी कुछ आज हमने सीखा। ये ऐप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे आई थिंक एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी हैं समझने के लिए, ये ऐप्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली। और टू ऑल इन्वेस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की AIF एक ऐसी कैटेगरी है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जो एक इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के अलावा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए रिस्क इसमें आपको समझना पड़ेगा, रिस्क यहाँ पे थोड़ा हाई होता है लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तीनों हमने देखी, उनके टैक्सेशन देखे, PMSs कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड से इनका कंपेरिजन कैसे हो सकता है, इनकी एडवांटेजेस से लेके बेनिफिट्स और कौन सा फंड मैनेजर्स की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ये भी देखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ पूरी वीडियो को आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जो हमने कवर किए हैं वो एक इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी एक इन्वेस्टर के साथ आप बैठे हैं आपको एक एक पॉइंट उसको समझाना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर विनायक, आज आप आए और आपने काफ़ी अच्छे से ये ऐप्स हमें समझाया। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।